औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग है क्या चीज़। वेब स्क्रैपिंग का मतलब है कि आप किसी भी वेबसाइट से जो भी डाटा है उसको स्क्रैप कर कर अगर आप अपनी लोकल फाइल में ले आते हैं तो इस पूरे मेथड को जो है वो वेब स्क्रैपिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो है अमेज़न वेब स्क्रैपिंग। अमेज़न वेब स्क्रैपिंग इसलिए क्योंकि हम आज के इस वीडियो के अंदर जो भी वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है अमेज़न। अमेज़न के बारे में तो आपको पता है अमेज़न है क्या चीज़। अमेज़न कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल वेबसाइट है और तकरीबन आज की इस टाइम में अमेज़न के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है पाइथन, क्योंकि ये आसान है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं वेब स्क्रैपिंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम बहुत ही कम कोड के अंदर एक बहुत ही अच्छा वेब स्क्रैपिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। हमें इस वेब स्क्रैपिंग को जो है वो परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो कोड मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है क्योंकि हम जितना टाइम कोड को लिखने में ज़ाया करने वाले हैं उतने ही टाइम में हम जो है उस कोड को एक्सप्लेन करने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल होने वाली हैं, जिसमें सेलेनियम और दूसरी है BS4। ठीक है ना, ब्यूटीफुल सोप। तो सेलेनियम में इस्तेमाल करने वाला हूँ। सेलेनियम में से एक पैकेज इस्तेमाल करने वाला हूँ जो है वेब ड्राइवर। अच्छा, तो वेब ड्राइवर में इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं इस जब भी इस कोड को चलाऊं तो आपको कोड के रन होने के साथ साथ एक साथ में विंडो जो है वो अपेयर होगी और आपको दिखाएगी कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे ये एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है या फिर कैसे वो प्रोडक्ट का डाटा जो है वो स्क्रैप कर रहा है। ठीक है, तो हम पहला सेल जो है इसका जिसमें हमारे पास लाइब्रेरीज हैं उसको रन करते हैं। ठीक है, हमने इसको रन किया है तो इसके अंदर एक एरर आपको जनरेट हो सकता है। ठीक है, सेल को रन करते हुए अगर आपको एक एरर शो होता है जिसमें वो ये कह सकता है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए सेलेनियम का मॉड्यूल मेरे पास नहीं है। ठीक है, सेलेनियम का मॉड्यूल्स मेरे पास नहीं है तो ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगा कि सेलेनियम का मॉड्यूल आपके पास के इन पैकेजेस में हमें मिला ही नहीं। जैसे कि ये एरर आपको शो करेगा मॉड्यूल नॉट फाउंड सेलेनियम मॉड्यूल। जैसे कि आपको ये एरर शो करेगा सेलेनियम मॉड्यूल नॉट फाउंड। ये देखिए मेरा सेल जो है वो रन हो चुका है, लेकिन मुझे इसने जो है वो एरर शो नहीं किया क्योंकि मैंने सेलेनियम का जो पैकेज है वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं या फिर BS4 या फिर ये जुपिटर नोटबुक को जो है वो इंस्टॉल करते हैं, इसे वर्किंग करना शुरू करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके पास सेलेनियम का पैकेज या फिर पाइथन के बहुत सारे पैकेज जो है वो आपको इसके पैकेज के अंदर ना मिले, तो आपको उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने CMD के ऊपर जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना है। जैसे कि ये देखें यहाँ पर सर्च बार में आप लिखेंगे CMD तो आपके पास ये देखें ये है हमारे पास आएगा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्टर। यहाँ पर एज एडमिनिस्टर किया तो हमारे पास ऐसी विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ठीक है, ये लिखने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और ये जो पैकेज है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर वो जो एरर है मॉड्यूल नॉट फाउंड का हमारे पास शो नहीं हो रहा होगा। आप फ़र्ज़ कीजिए आपने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद भी आपको जो है वो मॉड्यूल नॉट फाउंड का जो है वो एरर जनरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरी विंडो को बंद करना है, अपने सिस्टम को एक बार रीसेट करना है यानी रीस्टार्ट करना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो मॉड्यूल है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेट हो जाएगा और जैसे ही आप दोबारा आएंगे और इस सेल को रन करेंगे तो आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड का जो एरर है वो शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, दूसरे सेल में हमारे पास क्या है, स्टार्टअप द विंडो वेब ड्राइवर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक क्रोम की विंडो को ओपन करेगा। ठीक है, क्रोम की विंडो को ओपन करेगा वेब ड्राइवर। हमें क्रोम की विंडो को ओपन करने के लिए कुछ वेब ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक वेब ड्राइवर की फ़ाइल की ज़रूरत होती है हमें। ठीक, तो वो फाइल हमें कहाँ पर मिलेगी, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको अपना ये चीज़ दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अमेज़न वेब स्क्रैपिंग की यही फ़ाइल पड़ी हुई है जो हमने ओपन की हुई है।
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है क्रोम ड्राइवर। ये क्रोम ड्राइवर की आपको ज़रूरत होगी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, ताकि आप क्रोम की जो विंडो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसको जो है उसके ऊपर काम करने के लिए आपको उसको ऑटोमेट कर सकें, ठीक है। जब भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्रोम ड्राइवर होने चाहिए। तो ये क्रोम ड्राइवर आपको मिलेंगे कहाँ से? सबसे पहले अपने अपने जो भी क्रोम आपकी विंडो में इंस्टॉल है, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, अपने सबसे पहले उसका वर्जन चेक कर लेना है कि उसका वर्जन कौन सा है। तो वर्जन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर मेन्यू आएगा तो हम चले जाएंगे, यहाँ पर हम चले जाएंगे हेल्प के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे हेल्प के अंदर। हेल्प के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अबाउट गूगल क्रोम। क्या गूगल क्रोम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हम जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने वेब ड्राइवर के बारे में कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना वर्जन देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पर सर्च बार में आप लिखेंगे क्रोम वेब ड्राइवर। जैसे आप इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास होगा ये वाली साइट जहाँ पे लिखा होगा गेट वेब ड्राइवर, डाउनलोड वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर जो है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो पेज शो हो जाएगा। ये वेबसाइट शुरू हो जाएगी। डाउनलोड क्रोम ड्राइवर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह की विंडो जो है वो आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास सारे के सारे वेब ड्राइवर जो है यहाँ पर पड़े होंगे। अपने अपने वर्जन्स के हिसाब से ये जो वेब ड्राइवर है इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ये बहुत सारे वेब ड्राइवर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज़ को कॉपी इस लिंक के ऊपर जाएंगे। अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर जाएंगे। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों में से जो कैपेबल होगा आप उस जगह पर जाएंगे और जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। या फिर आप कर सकते हैं ऐसे कि इस लिंक को जो है वो आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक नए टैब के अंदर जाएंगे, सर्च बार में इस लिंक को जो है वो पेस्ट कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करेंगे ये लिंक जो है वो वेब ड्राइवर को जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वेब ड्राइवर को जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो ये ज़िप फाइल में होगा, आपको इसको अनजिप करना है और आप जो है ये इसके अंदर जो वेब ड्राइवर होंगे आप उनको उठाकर जहाँ पर आपकी फ़ाइल है आप वहीं पर जो है उनकी फ़ाइल को जो है वो पेस्ट कर दें, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप क्रोम ड्राइवर को वहीं पर भी रहने देते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो उस फाइल का जो एड्रेस है वो जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अपने वेब ड्राइवर को अगर यहीं पर लाकर इसकी वेब ड्राइवर की फाइल्स को यहीं पर लाकर जो पेस्ट कर देंगे तब आपको कहीं पर भी कोई भी जो है एड्रेस जो है वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हम अपने इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। हम अपने इस सेल को रन करते हैं और आप देखिएगा ये जो सेल है जैसे ही रन होगा तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, हमारे क्रोम की एक विंडो जो है वो शो हो जाएगी और उस पर लिखा होगा ये एक टेस्टिंग पर्पस के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल की जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही जब तक हमारी विंडो जो है ये सेल रन होता है ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है, आपकी विंडो को जो है वो अपेयर करने में, ठीक है। तो हम इस सेल की तरफ आते हैं। यहाँ पर पहला है हमारे पास एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है URL इज इक्वल टू, इस वेरिएबल को मैं असाइन कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में एक वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर डॉट गेट कर रहा हूँ, ड्राइवर वही ड्राइवर डॉट गेट कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर जो है इसको पास किया है वो है एक URL जो कि अमेज़ोन की वेबसाइट का होम पेज ओपन करके देगा हमें, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस सेल को रन करूँगा तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पर इस सेल को रन किया और ये कहाँ पर हमारे, तो जैसे ही आप इसको डॉट गेट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ये क्या है, ये है अमेज़ोन का होम पेज, ठीक है। ये अमेज़ोन का होम पेज है और आपने इसको गेट कैसे किया, हमने यहाँ पे कोई भी जो साइट है या कोई भी लिंक जो है वो यहाँ पर नहीं किया, हमने इस
विंडो को टच भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर क्या किया था, हमने यहाँ पर लिंक दिया और लिंक देने के बाद हम क्या कर रहे थे, ड्राइवर डॉट कैट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं जो लिंक है वो प्रिंट करा कर दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाला लिंक था जिसको हमने इस्तेमाल करते हुए इसका जो है वो होम पेज जो है वो हमने ये जो होम पेज है हमने यहाँ पर शो करवाया। तो ये हमारे पास इस सेल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट URL। ठीक हो गया, आपको इस फंक्शन के नाम से पता चल रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या करने हैं, हमने यहाँ से URLs जो है वो गेट करने हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं, हम इस विंडो के ऊपर आ जाते हैं, जब भी हम अमेज़ोन के ऊपर आते हैं तो हमें अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे हम सोच कर आए होते हैं कि यार मुझे एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो मैं अमेज़ोन के ऊपर लैपटॉप देखना चाहता हूँ, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, इसको स्क्रॉल करते चले जाएंगे, जहाँ पर लैपटॉप आएगा वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं होता। इस वेबसाइट के ऊपर एक हमारे पास यहाँ पर ये एक बार है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्च बार। ठीक है, मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लैपटॉप लिखूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत सारे लैपटॉप्स आ जाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो सेम मैं इस फंक्शन के अंदर डाल दूँगा कि हम कोई भी कीवर्ड देंगे इसे कि जो भी चीज़ हमें चाहिए हम उस चीज़ का नाम देंगे और यहाँ पर जो है वो हमें वो चीज़ की जितनी प्रोडक्ट है, जितनी भी आइटम्स है वो हमें लाकर जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है जनरेट अ URL फॉर अ सर्च आइटम। यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट्स नाम का जो है वो वेरिएबल बनाया है। ये वेरिएबल आप भी बना सकते हैं, आप कोई अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक URL दिया हुआ है, URL है amazon डॉट, ये सारे का सारा URL है। आप देख सकते हैं अगर हम इस URL को आप देख सकते हैं हम इस URL को जो है अगर यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें तो क्या होगा, हमारे पास ये वाली चीज़ जो है अल्ट्रा वाइड मॉनिटर जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास यही लिखा हुआ था। ठीक है, अब देख सकते हैं इस URL के थ्रू मेरे पास ये आ गई। अगर इस URL के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज करूँ, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड प्लस मॉनिटर लिखा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ लैपटॉप। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर को मैंने कट किया और यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, और जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास वही पेज आ गया जो कि पहले आया था कि जितने भी लैपटॉप हैं वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी इस लिंक में सिर्फ हम एक यहाँ पर चेंज कर हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे और हमारा जो ये सर्च बार काम कर रहा था वैसे ही ये हमारे पास ये लिंक भी काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लेके आएंगे। अच्छा देखिए, ये मैंने पूरे का यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट्स बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने पूरी का पूरा वो लिंक लिखा हुआ है और लिंक लिखने के बाद मैंने यहाँ पर जहाँ पर हम कीवर्ड्स को चेंज कर रहे थे आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने लैपटॉप लिखा है, अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिख दूँ तो क्या होगा, देखिए जितने भी यहाँ पर मोबाइल्स हैं, यहाँ पे वैसे तो मोबाइल शो होने चाहिए थे लेकिन हाँ ये देखें वो शायद कीवर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे देखें जितने भी यहाँ पर मोबाइल है वो यहाँ पर मोबाइल शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारे मोबाइल शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, देखिए आपने एक चीज़ और नोट की होगी, यहाँ पर हम लिखते हैं बाइक लिख देते हैं। देखिए आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जब भी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो सर्च बार के अंदर भी वही चीज़ लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बाइक लिखा था, यहाँ पे भी बाइक आ गई। ठीक हो गया। ओके, बाइक लॉक लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया है, बाइक प्लस लॉक आ गया है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। वो प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस है। लिंक में कभी भी हम स्पेस नहीं देते। जो हमारे पास यहाँ पर URL होता है, यहाँ पे लिंक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी भी स्पेस नहीं होगी, स्पेस की जगह पर आपको प्लस का साइन मिलेगा। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आपको लिंक के बारे में अच्छे तरीके से जो है वो नॉलेज मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में इस लिंक को लेकर या इस URL को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज कर वहाँ से हम कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि हम सर्च बार में कोई भी चीज़ लिखते हैं और उस तरह की सिमिलर बहुत सारी आइटम्स हमारे पास सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो सर्च बार के फंक्शन को हम इस लिंक के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करते थे, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई भी कीवर्ड लिखें तो वो कीवर्ड यहाँ पर आकर जो है वो वर्किंग करेगा, ठीक है। तो हमने सर्च आइटम लिखी है, सर्च आइटम डॉट रिप्लेस किया है। अब आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पर जब भी हम स्पेस देंगे, यानी जब भी हमारे कीवर्ड के अंदर जो है वो स्पेस आएगी तो स्पेस को वो रिप्लेस करेगा किसके अंदर, इस प्लस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, सर्च आइटम में क्या कर रहे हैं, इस स्पेस को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं प्लस के साइन के अंदर, कि जब भी हमारे पास यहाँ यूआरएल के अंदर दो कीवर्ड्स का, यानी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी चीज़ आएगी, तो वहाँ जहाँ पर स्पेस होगी वहाँ पर ये क्या कर देगा, प्लस के साइन को जो है वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद इस लिंक को कहाँ पर सेव करेगा, वो सर्च आइटम्स के वेरिएबल में सेव करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने लिखा है, तो मैंने ये सर्च आइटम के लिए है, तो मैंने इस वेरिएबल का नाम भी सर्च आइटम ही रखा, ठीक है। तो जैसे ही सर्च आइटम मिलेगी तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे रिटर्न। अब रिटर्न करेंगे टेम्पलेट्स डॉट फॉर्मेट हम सर्च आइटम लिख देंगे, यानी जो भी टेम्पलेट होगी उसके अंदर ये जो सर्च आइटम का जो हमने छोटा सा फंक्शन बनाया था रिप्लेस करने वाला, वो परफॉर्म करेगा, और जितनी भी स्पेस होगी लिंक के अंदर उसको प्लस के अंदर जो है वो, यानी जो भी कीवर्ड होगा इसका, उसको सर्च आइटम, जो भी हम कीवर्ड आएगा वो सर्च आइटम के अंदर आएगा, ठीक है। रिप्लेस होकर जहाँ पर खाली स्पेस होगी वहाँ पर वो क्या करेगा, प्लस के साइन को जो है वो ऐड कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा, स्पेस के साथ जो है वो प्लस का साइन रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करने के बाद टेम्पलेट का हम फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया हुआ है हमने यहाँ पर, और जो टेम्पलेट्स डॉट फॉर्मेट है, यहाँ पर जो कीवर्ड होगा, यहाँ पर जो भी कीवर्ड होगा वो सीधा का सीधा इस कर्ली ब्रेसेस की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास कुछ इस तरह का यूआरएल जो है वो आपके सामने आएगा, ठीक हो गया। यानी अगर आप यहाँ पर लिख देते मोबाइल, यहाँ पे लिख देते सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग मोबाइल जो है वो सारे का सारा कीवर्ड इस यूआरएल के साथ कंबाइन होकर कुछ इस तरह का यूआरएल जो है वो आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम इस लाइन की तरफ, क्योंकि ये यूआरएल है, इसको मैंने रन नहीं किया, ये सिर्फ यूआरएल था आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह का यूआरएल बनकर आएगा। तो हम इसको नीचे रन करके भी देखेंगे। अब जो भी फंक्शन हमने ऊपर बनाया था उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज़ सेव होगी, एक लिंक सेव होगा जो इस कीवर्ड के थ्रू बनेगा, यानी अगर यहाँ पर कोई कीवर्ड है तो उस कीवर्ड का पूरा लिंक जनरेट करके देगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। हम इस फंक्शन को एक बार रन कर देते हैं ताकि ये जो फंक्शन है वो रन हो जाए, वर्किंग करने लगे, ठीक है। ओके, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर रन कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहे हैं, उसके एक कीवर्ड जो है, एक जो वर्ड है, यानी कीवर्ड एक स्ट्रिंग जो है, हम यहाँ पर इसको पास करा रहे हैं। अभी बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो पास करा रहे हैं, जो कि जाएगी सर्च आइटम के पास, और सर्च आइटम के पास जाने के बाद ये जाएगी इसमें से जितनी स्पेस है इस कीवर्ड के अंदर या फिर इस वर्ड के अंदर, जितनी भी स्पेस होगी उसको रिप्लेस करेगा वो इस प्लस के साथ। रिप्लेस करने के बाद वो इस यूआरएल के फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये इजीली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब मैं आपको ये एक बार यूआरएल जो है वो प्रिंट करवा कर दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे पास कौन सा यूआरएल जो है वो पेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं सेम वो यूआरएल जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया था और आपको बताया कि जो कीवर्ड होगा वो इस जगह पर आकर जो है वो पेस्ट हो जाएगा।
और आपको एक मुकम्मल यूआरएल बना के देगा जिसके ज़रिए आप अमेज़न के ऊपर कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब लिंक तो हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे पास यूआरएल जो था वो तो आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गेट कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम इसको गेट करेंगे, हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट गेट, जैसे कि हमने पहले लिखा था, ठीक है। और जब भी हम कोई भी चीज़ कोई भी यूआरएल को गेट करेंगे तो हम इस गेट के फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम अपना जो यूआरएल है जो कि हमने फंक्शन के थ्रू बनाया था उसको हम क्या करेंगे, उसको जहाँ पर लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे, यानी इसको रन, इस सेल को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस सेल को रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पेज आ गया, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी मॉनिटर्स हैं उन सब की, जितने भी मॉनिटर्स के प्रोडक्ट हैं या आइटम्स हैं वो सारी की सारी आइटम जो है वो यहाँ पर शो होने लगे। ठीक है। अब दूसरा मेथड हमारे पास शुरू हो जाता है, क्या करेंगे, फाइंड द डाटा यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब हमें उस डाटे को फाइंड करना है जो कि हम वहाँ से निकालेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अब मुझे एक प्रोडक्ट के अंदर मेन चीज़ क्या होगी, इसका टाइटल है, मुझे इसका टाइटल चाहिए, इसका जो है वो स्टार, इसके ये रेट्स क्या है वो चाहिए, इसके प्राइस क्या है वो चाहिए। ठीक है। इसकी पिक्चर है, इसकी डिस्क्रिप्शंस है, यानी इसका जितना भी डाटा है वो मुझे चाहिए। तो अब हम उस डाटे को तो हमने जिस पेज के ऊपर से जिस पेज के ऊपर से प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है, यानी जिस पेज के ऊपर से प्रोडक्ट को हमने स्क्रैप करना है या फिर जो भी आइटम है उसके डाटा को स्क्रैप करना है, तो वो हमारे पास जो है वो सामने आ चुकी है। ठीक है। जो पिछले वाला जितना भी कोड था वो इसी चीज़ के ऊपर था कि जो भी चीज़ हम स्क्रैप करना चाहते हैं वो कैसे हम अपने ये वाले ब्राउज़र के ऊपर लेकर आएंगे। सारी बातें, अगर हमारे पास ये ब्राउज़र ही नहीं होगा, हम ये प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आ सकते, तो हम इसके ऊपर से डाटा कैसे स्क्रैप करेंगे। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई है, ठीक है, तो हम इससे डाटा भी स्क्रैप कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं तो यहाँ पर ये जो डाटा है इसको भी हम अपनी लोकल फाइल में जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं हम इस कोड की तरफ। तो इस सेल के अंदर, इस सेल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है शॉप। ठीक है। ये ब्यूटीफुल शॉप के ऊपर काम करेगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी जो है वो शॉप ही रख दिया है। लाजमी नहीं है आपको भी इसका नाम शॉप ही रखना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। आपने शुरू में देखा था कि मैंने दो लाइब्रेरीज को इस्तेमाल किया था, एक थी सेलेनियम, दूसरी थी ब्यूटीफुल शॉप। सेलेनियम के ऊपर मैं ऊपर काम करता रहा हूँ इस विंडो को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से पेजेस को गेट करने के लिए, ठीक है, या फिर लिंक बनाने के लिए, कुछ भी इस ब्राउज़र के ऊपर काम करने के लिए मैं किसको इस्तेमाल किया था, सेलेनियम को। अब यहाँ से डाटा को स्क्रैप करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं हूँ ब्यूटीफुल शॉप को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक हो गया। अब पहली लाइन के अंदर क्या हो रहा है, पहली लाइन के अंदर जो है वो इस पेज का पूरे का पूरा जितना भी HTML का जो कोड है, यानी इसके बैकएंड पे जितना भी कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, जिसके अंदर इसके टैग बने हुए हैं, जिसके अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, वो सारे का सारा डाटा जो है वो मैं इस पेज के ऊपर से उठाऊंगा। उठाने के बाद क्या करूँगा, इस शॉप के अंदर जो है वो मैं वहाँ पर इसको सेव कर लूँगा। ठीक है। तो क्या करेगा ब्यूटीफुल शॉप, ये करेगा कि यहाँ पर लिखे हुए जितना भी बैकएंड का कोड है, बेशक वो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बेशक वो C# में लिखा हुआ है, बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको वो पार्सल कर देगा HTML के कोड के अंदर। यानी उसके जो एक्स्ट्रा टैग्स होंगे, जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स होंगे, उन सबको वो हटाएगा और सिंपल एक HTML के फॉर्मेट के अंदर जो वो है उसको एक सूप करेगा, और सूप करने के बाद क्या करेगा, वो हमारे वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव कर देगा। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो सारे का सारा जो है वो कोड दिखा देता हूँ, जहाँ पर जो ये सारे का सारा कोड उठाएगा। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इन स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वो कोड है, ये वाला वो कोड है जो सारे का सारा उठाने वाला है मेरा ब्यूटीफुल शॉप का जो वेरिएबल है वो।
मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये कोड जो है वो इजीली जो है वो नज़र आए। अब देख सकते हैं ये सारे का सारा जो HTML कोड है इसको एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट के अंदर जो है वो लाने के बाद क्या करेगा, ये हमारे पास जो है वो सेव कर देगा। ठीक है, हम यहाँ पर इस कोड को, इस लाइन को जो है वो रन करते हैं। तो जैसे देखिए मैंने इस लाइन को जो है वो रन कर दिया। ओके, तो इस लाइन को मैंने रन कर दिया, ठीक हो गया। तो अब आपको एक और चीज़ चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया सेल बनाता हूँ, तो हम इस सूप को जो है वो रन करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आई है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रन किया तो देख सकते HTML का जितना कोड था यहाँ पे पड़ा हुआ है वो सारा का सारा लाकर इसने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पर सेव कर दिया मेरे सूप के अंदर, जहाँ से अब हमें जो है वो प्रोग्रामिंग के स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इसमें से अपना डाटा जो है उस डाटे को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये कोड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर खाली जगह के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है वो यहाँ इस तरह से छोटा हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपना ये वाला ये जो सेल है यानी ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, जैसे इसको रन करता हूँ तो इस वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारे पास जितना भी ये वाला HTML का कोड है वो सारे का सारा यहाँ पर आकर जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं इस वेरिएबल को रन करूँगा यानी इस वेरिएबल को चलाऊँगा तो हमारे पास वो सारे का सारा HTML का जो कोड है वो सारे का सारा कोड जो है वो हमें शो कर देगा। लेकिन ये कोड इस तरह से हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमने जो भी हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर फ़र्ज़ करें हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसका टाइटल है, इसकी प्राइस है, इसकी रेटिंग है, इसकी रेटिंग है, और ये है कि इसको पिछले हफ्ते या पिछले महीने कितने लोगों ने ख़रीदा है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी कोड के अंदर है। तो इस कोड से हम उस इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे जो कोड है उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस कोड को जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जो है जुपिटर नोटबुक की ही एक ख़ासियत है, आप कह सकते हैं कि किसी भी एक बहुत बड़ी आउटपुट को एक छोटी सी लाइन के अंदर हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है अगले सेल के अंदर रिज़ल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और उसके बाद मैंने इज़ इक्वल टू डाला है, यानी असाइनिंग ऑपरेटर बनाया है। इसका मतलब है कि आगे वाली लाइन का जो भी रिज़ल्ट होगा वो सारे का सारा किस में सेव हो रहा होगा, हमारे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा होगा। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो कोड है वो आसानी के साथ जो है आपको दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास सूप डॉट फाइंड ऑल। मैंने क्या लिखा है, सूप डॉट फाइंड ऑल। सूप के साथ बहुत सारे और भी फंक्शन आते हैं हमारे पास, यानी ये जो वेरिएबल है इसमें मैंने ब्यूटीफुल सूप की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सारी की सारी इस वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव कर दी हैं। आप यहाँ पे डॉट लगाएं, और जैसे ही आप इसको डॉट लगाने पर टैप दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर जो है वो शो हो रहे होंगे। आप इनको चेक कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है। अब देखो डाटा हमारे पास है, ये सारे का सारा डाटा हमारे पास है, लेकिन इसमें से हम कुछ चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं। तो ढूंढने का जो मेथड है उसका नाम ही हमारे पास क्या रख दिया गया है, फाइंड। जैसे मैंने फाइंड लिखा है हमारे पास क्या आ रहा है, फाइंड आ रहा है, फाइंड ऑल आ रहा है, फाइंड ऑल नेक्स्ट आ रहा है, प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, इस तरह के बहुत सारे जो हैं हमारे पास फाइंड के जो मेथड हैं हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड। अच्छा, तो मैं इनमें से दो के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फाइंड, अगर आपको कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, यानी आपको कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, तो आप इस फाइंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उस चीज़ को जो है फाइंड कर लेंगे आप। और फाइंड ऑल का मतलब है आप कि इस पेज के अंदर या इस कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर देखें, मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। ये एक है, ये दो है और ये तीन हैं। इनके जो
फाइंड करने का मेथड होगा बिल्कुल सेम होगा। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ये कितनी प्रोडक्ट हैं इस पेज के ऊपर, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल। तो जैसे हम फाइंड ऑल इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी की सारी हमारे पास शो हो जाएंगी और वो बताएगा कि इतनी आइटम हमारे पास है, क्योंकि ये सारे की सारी आइटम को जो है वो काउंट करेगा। अगर यहाँ पर हम फाइंड का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो फाइंड सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर जाता है और अपने फंक्शनैलिटी को मुकम्मल करने के बाद वहाँ पर उसको स्टॉप कर देता है। लेकिन फाइंड ऑल क्या करता है, फाइंड ऑल शुरू से लेकर एंड तक जाता है और जितनी भी से चीज़ें मिलती हैं वो सारी की सारी अपने मुतालिक जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी की सारी जो है वो ऐड करता चला जाता है और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता चला जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं इस लाइन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, soup डॉट फाइंड ऑल, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यही देखने वाला हूँ कि हमारे पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट आई हैं। ठीक है, यानी उसी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो मैं देखना चाहता हूँ इसी पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट आई हैं इनकी तादाद कितनी है, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। और जब मुझे ये पता चल जाएगा इनकी तादाद कितनी है तो मैं इनके ऊपर फर्दर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं soup डॉट फाइंड ऑल का मैंने मेथड लगाया है, इसको जो स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमारी जो मेन चीज़ है वो है ये चीज़। ठीक हो गया, आपकी मेन चीज़ ये है जो आपके डाटा को फाइंड करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, div लिखा है, उसके बाद डाटा कंपोनेंट। ठीक है, डाटा कंपोनेंट टाइप लिखी हुई है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज सर्च रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रिजल्ट था इसलिए मैंने इसके वेरिएबल का नाम भी जो है वो रिजल्ट ही लिख दिया है। अब आपको ये चीज़ें तो पता चल गई, ये क्या है, ये पाइथन का एक फंक्शन है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। और आपको जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है वो है हमारे पास ये चीज़। आपको ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, देखें हम चलते हैं फिर से इस वेबसाइट के ऊपर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट का पूरा जो बॉक्स है इस बॉक्स का एक लोकेशन चाहिए कि लोकेशन क्या होगी कि हमारे ये HTML के कौन से पार्ट के अंदर जो है इस पूरी प्रोडक्ट का डाटा जो है वो सेफ है। मुझे उस स्पेसिफिक जो div है उस स्पेसिफिक पार्ट का जो है मुझे एड्रेस चाहिए। तो वो जो एड्रेस है वो हमें कहाँ से मिलेगा, हम आएंगे फिर से इंस्पेक्ट के ऊपर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए इसकी बॉडी है, जैसे मैं इसकी बॉडी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी बॉडी क्या है, हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और छोटा सा और बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, ये एरो वाला। जब भी हम इस एरो को जो है वो क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में, और इस एरो को हम जहाँ जहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, ये उस एरिया का क्या करेगा, उस एरिया का जो है वो कोड हमारे पास दूसरी वाली विंडो, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस एरो को यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ हाईलाइट हुई है इसके अंदर इसका पूरे का पूरा टाइटल होगा। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें इसके अंदर इसका पूरा टाइटल है, जहाँ यानी कि मैं जिस भी हिस्से के ऊपर इसको क्लिक करूँगा तो ये उसी हिस्से का जो स्पेसिफिक कोड है उसको जो है वो फाइंड करके देगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई टाइटल नहीं चाहिए, कोई प्राइस नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे बॉक्स का जो है वो एक एड्रेस चाहिए, ताकि मैं इस पूरे बॉक्स को जो है वो काउंट कर सकूँ कि कितने बॉक्स हमारे पास अपेयर हुए हैं। तो मैं इन सारी डिव्स को क्या करता हूँ, मैं इन सारी डिव्स को बंद कर लेता हूँ जब तक मुझे ये चीज़ ना मिल जाए। ओके, तो अभी भी ये मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, मैं इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहता हूँ। ये देखो, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डिव के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिव के ऊपर जो है यहाँ पर ये देखिए, अब आप ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है वो अब बंद हुआ है।
आप देख सकते हैं इस पूरी डिव के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका पूरे का पूरा ये जो बॉक्स है वो सारा का सारा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इससे नीचे वाली डिव का जो है वो बॉक्स, इसके नीचे वाली बॉक्स, इससे नीचे वाली डिव का जो है वो पार्ट सेलेक्ट करूँ तो उससे नीचे वाली प्रोटेक्ट का जो है वो बॉक्स जो है वो हाईलाइट होता है, ठीक है। इससे पता चला कि हम जितनी भी ये डिव्स हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर हैं। सब डिव्स का डाटा कहाँ पर है, इन बॉक्सेस के अंदर है, ठीक है। तो हम काउंट करना चाहते हैं कि ये कितने बॉक्सेस हैं, यानी ये कितनी आइटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कोड के ऊपर चलते हैं। अपने कोड के ऊपर आ गए तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव लिखी हुई थी, यहाँ पर क्या टैग लगा हुआ है, डिव। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये डिव को हम फाइंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ सारी की सारी डिव्स को, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी डिव होगी क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी डिव हैं, ठीक है। इसलिए मैं स्पेसिफिक डिव को ही फाइंड करूँगा। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो हमने लिख लिया डिव, मुझे एक डिव चाहिए, ठीक हो गया। और इस पूरी डिव्स में से हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट जो है वो फाइंड करेंगे, यानी ऐसा टैग जो है वो फाइंड करेंगे जो सारी की सारी डिव में जो है वो कॉमन होगा। यहाँ पर अगर हम जाते हैं डाटा एसेंस के ऊपर तो सबके एसेंस जो है वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर डाटा इंडेक्स में चाहें तो सारे के सारे इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसका 2 है, नीचे वाले का 3 है और इससे नीचे वाले का 4 होगा, 5 और 6 होगा, यानी इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसमें से वो टैग इस्तेमाल करेंगे जो सारी की सारी जो जितनी भी डिव्स हैं उनके अंदर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डाटा कंपोनेंट टाइप। देखें यहाँ पर ये चीज़, जहाँ पर है हमारे पास डाटा कंपोनेंट टाइप नाम का एक आप टैग बोल सकते हैं, एक टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू भी है। अब दूसरी डिव के ऊपर चला जाए, यहाँ पर भी सेम क्लास है और उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम है। हम उससे नीचे चले जाएंगे तो उसके अंदर भी ये टैग है, यानी ये क्लास है और उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू भी सेम नहीं आती, डाटा ये जो UUID लिखा हुआ है ये भी सबकी सेम नहीं है, लेकिन कंपोनेंट टाइप जो है वो सारी की सारी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट टाइप को ही यूज़ करते हुए हम इन प्रोडक्ट की तादाद को मालूम करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। देखिए मेरे पास थी क्लास, क्या था, डाटा कंपोनेंट टाइप, सेम जिस तरह से थी मैंने उसी तरह से लिख ली। और एक दरमियान में मैंने क्या किया, दरमियान में मैंने लगाए कॉलम लगाया और कॉलम लगाने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो लगा दी, ठीक है। ये हमारी लोकेशन होगी। अब ये लाइन कह रही है, ये लाइन कह रही है कि मुझे एक ऐसी डिव चाहिए जिसके अंदर डाटा कंपोनेंट टाइप की एक क्लास हो और उसकी वैल्यू हो एज सर्च रिजल्ट, ठीक है। ये सारी के सारी डिव्स को जो है, ये जितनी भी डिव्स हैं हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी डिव है, ये भी डिव है, उससे नीचे भी आएंगे वहाँ पर भी डिव होंगे और बहुत सारी डिव्स होंगी, ठीक है। ये उन सब में सारी डिव्स में जाएगा, वहाँ पर सर्च करेगा डाटा कंपोनेंट टाइप को और डाटा कंपोनेंट टाइप के बाद सर्च करेगा एज सर्च रिजल्ट को, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो है हमारे पास डाटा कंपोनेंट टाइप की क्लास है और उसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है स्पैन का टैग लगा हुआ है, यानी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये फुलफिल नहीं कर रहा तो ये आएगा इस डिव के पास, ये देखेगा यहाँ पर इसकी डिव क्लास है हमारे पास है, तो यहाँ पर ये चेक करेगा इसके अंदर कोई डाटा कंपोनेंट टाइप की क्लास है तो हमारे पास है, और उसका चेक करेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो एज सर्च रिज़ल्ट है। तो जैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो ये इसको काउंट करेगा और काउंट करने के बाद आगे चला जाएगा, ठीक है। आगे जाएगा, आगे भी देखेगा, ये चीज़ चेक करेगा, इसे मिलेगी तो ये चीज़ को भी काउंट कर लेगा, और ऐसे करते करते ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे के पूरे डाटे को स्कैन करेगा और जितनी भी इसे प्रोडक्ट मिलेंगी, यानी इस तरह की डिव मिलेगी, वो उनको जो है वो काउंट करेगा।
ठीक है। तो चलें इस सेल को जो है अब हम रन करते हैं। तो जैसे ही हमने इस सेल को रन किया और हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है इसकी लेंथ कितनी आई है। हमने इसको जो है वो रिज़ल्ट को चलाया, यानी लेंथ फंक्शन लगाया और इसकी जो लेंथ है हमने वो फाइंड कर ली। तो वो हमारे पास क्या आई है 20। अच्छा, तो अभी हमने इसकी लेंथ फाइंड की है। अब देखते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये वेरिएबल रिज़ल्ट का है, इसके अंदर हमारे पास आया क्या है। जैसे ही हम इसको रिज़ल्ट करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास वो सारे के सारे डिव्स आ गई। ठीक है, आप जब भी इस डाटे को ऑन करेंगे यानी इस डाटे को ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारा का सारा वो डिव आएंगी। तो पहले वाले डाटे में और इस वाले डाटे में क्या फ़र्क है हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पहले वाला डाटा था जो सूप के अंदर आया उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ थी, यानी कि पूरे का पूरे पेज का डाटा था। यानी उसका फ्रंट देख लें, उसका फुट देख लें, और ये HTML के टैग से शुरू हो रहा था और इसकी पूरी की पूरी बॉडी को जो है उसने अपने अंदर जो है वो सेव कर लिया था। लेकिन हमें ये पूरी बॉडी नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ वो वाले हिस्से चाहिए थे जिसके अंदर हमारे हम जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है उस वो डाटा उसके अंदर मौजूद हो। तो उसको क्या किया हमने रिज़ल्ट के अंदर सेव करवाया, उसकी लोकेशन दी कि ये वाली डिव जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव कर दी जाए, क्योंकि बाकी सारा डाटा हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं इसके शुरू में ब्रैकेट्स हैं, यानी बड़ी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लिस्ट के अंदर जो है वो सेव हो गया है। ठीक है, ये सारे का सारा डाटा किसके अंदर सेव हुआ है, एक लिस्ट के अंदर सेव हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे ही हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम फाइंड करेंगे इसके पहले रिज़ल्ट को। यानी कि देखिए ना, हमारे पास 20 डिव्स जो हैं वो आई हैं, यानी कि हमारे पास जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास है 20। तो उन 20 में से जो सबसे पहली लेंथ है, यानी जो सबसे पहली डिव है, उसको हम सेव कर लेंगे इस आइटम के अंदर। आइटम एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मैंने आइटम लिखा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका। तो जैसे ही हम इस आइटम को जो है वो शो करवाएंगे तो देखेंगे आप इसके अंदर सिर्फ एक ही डिव का जो है वो डाटा हमारे पास आया। ठीक है, हालांकि हमारे पास इस तरह की कितनी डिव्स हैं, इस तरह के हमारे पास 20 डिव हैं, यानी 20 ब्लॉक हैं जिसके अंदर 20 प्रोडक्ट का डाटा जो है वो सेफ है। तो आप देख सकते हैं ये डाटा अभी भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं कि हम इजीली इसको जो है वो पढ़ नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डाटा है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इस लाइन के ऊपर देखेंगे हमारे पास ए टैग नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसके साइन किया है आइटम, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पहली डिव का डाटा मौजूद है, यानी ठीक है पहली प्रोडक्ट का डाटा जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर हम .h2.a लगाएंगे और हमारे पास जो है इसका टैग आ जाएगा। जैसे कि हम इसको रन करते हैं और इस टैग को शो करते हैं तो देखते हैं हमारे पास इस टैग में क्या आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिन्हें हम जो है पढ़ नहीं सकते। हालांकि मुझे यहाँ पर इसका क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पर इसका चाहिए था टाइटल। ठीक हो गया, यानी इसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, इसका टाइटल जो है वो चाहिए था। आप देख सकते हैं इसका टाइटल हमारे पास है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक ख़त्म होएगा। सिर्फ इतनी चीज़ हमें चाहिए और इसके अलावा हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक वेरिएबल बनाया मैंने डिस्क्रिप्शन का। वैसे मुझे टाइटल का बनाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बना लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि हमें तो अपने रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता है ना। वेरिएबल कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, कोई भी टैग नहीं चाहिए। ठीक हो गया, तो उस
ये सारे के सारे टैग्स जो हैं, ये वाले टैग्स जो हैं, ये ए टैग है, उसके अंदर क्लास है, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा डाटा लिखा हुआ है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टैग जिसके अंदर ये पूरे के पूरी ए टैग जो है वो सेफ है, और उसके अंदर हमारे पास जो हमारा टाइटल है वो भी सेफ है। तो हम लिखेंगे डॉट टैग्स डॉट स्ट्रिप और ब्रैकेट्स के साथ इसको जो है वो क्लोज कर देंगे। टैग्स क्या करेगा, इसका जितना भी टैग्स होगा टैग को, सारे के सारे टैग्स को हटा देगा, और हमारे पास जो इसका टाइटल होगा, सिर्फ इतना टाइटल, ये जो टाइटल है सिर्फ इस टाइटल को जो है वो शो करेगा। ठीक है, अब हम जैसे इसको रन करते हैं तो देखिएगा आपके पास वो टाइटल आ गया जो आपको चाहिए था। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं ये टाइटल किस चीज़ का है। ये हमारे पास जो पहला वेरिएबल है यहाँ पर समथिंग का जो पहली यहाँ पर जो हमारे पास पहली आइटम है यानी पहली प्रोडक्ट है उसका टाइटल है समथिंग 34 इंच व्यूज़। ठीक है, तो हम अगर आकर यहाँ पर चेक करें तो ये भी यही चीज़ कह रहा है कि समथिंग 34 व्यू फिनिटी, और ये पूरे का पूरा टाइटल जो है हमने अपने डाटा में से स्क्रैप कर लिया पहली प्रोडक्ट का। अगर हम यहाँ से जो है वो स्ट्रिप को हटा दें तो हमारे पास क्या होगा, हम देख सकते हैं। या फिर मैं इसको कट करता हूँ, जैसे हटाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्ट्रिप ने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर जो स्पेसिस थी या फिर एक्स्ट्रा स्पेसिस थी उन सबको जो है वो ख़त्म किया, और एक बहुत ही सुंदर सा जो टाइटल था वो हमारे पास जो है वो शो कर दिया था। ठीक हो गया, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो है वो पहला टाइटल जो है वो हमारे पास आ गया। अब आपके जहन में एक और बात होगी, ये H2 और A ये कहाँ से आया और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने H2 ही लिखना है। H2 का मतलब होता है कि ये हेडिंग का एक टैग है जो कि आपको यहाँ पर जो कि आप HTML को इस्तेमाल करते हुए कोई भी हेडिंग देने के लिए H2 एक HTML में टैग इस्तेमाल होता है किसी भी जो टैग्स है उसको हाईलाइट करने के लिए, यानी उसको एक हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लेवल होते हैं 6 लेवल होते हैं मेरे ख्याल में, 1 2 3 और 3 4 5 और 6। तो ये H2 है, यानी ये दूसरे नंबर वाली हेडिंग है, ये थोड़ी सी कम दूसरे नंबर वाली हेडिंग है। ठीक है, अब हमें ये कहाँ से पता चलेगा, हम आ जाएंगे फिर इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं से मिलेगी कि हमने कौन से टैग इस्तेमाल करने हैं, हमने कौन सी क्लास इस्तेमाल करनी है या कौन सी आईडी इस्तेमाल करनी है, हम इसका जो है वो एड्रेस पाथ जो है उस चीज़ का कैसे बनाएंगे, वो सारा का सारी चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी, वो यहाँ से ही पता चलेगी। अब यहाँ पर आ जाए तो ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है वो हाईलाइट हो रहा है, हम इस पूरी डिव को जो है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ओपन किया यहाँ पर एक और डिव है, हम इस डिव को भी ओपन कर लेंगे। तो हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक और डिव है, हम इसको भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम जब तक अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं जाते हैं, हम जितनी भी डिव्स हैं वो सारी की सारी डिव जो है वो ओपन करते रहेंगे। देखिए मुझे टाइटल चाहिए, सिंपल सी बात है, तो जब तक मुझे मेरा टाइटल नहीं मिल जाएगा मैं जो हूँ वो डिव्स को ओपन करता जाऊँगा। लेकिन आपने साथ में यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है यानी ये हाईलाइट हुआ है ये इसी बॉक्स के अंदर है। अगर यहाँ से बॉक्स से बाहर जाता है तो आप सोच लीजिए कि आप इस बॉक्स को छोड़कर किसी और बॉक्स में चले गए, आपको वहाँ पर ये टाइटल वगैरह या इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो यहाँ पर भी हमारे पास पूरे का पूरा हाईलाइट है। यहाँ पर आ जाऊँगा तो देखें इस क्लास के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसका डाटा मौजूद है, लेकिन मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे मेरा टाइटल चाहिए यहाँ के ऊपर। तो मैं नीचे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने नीचे वाले डिव के ऊपर जो है वो कर्सर किया तो क्या हुआ, इस बॉक्स ने पिक्चर को हाईलाइट नहीं किया, उस पूरे के पूरे डाटा के पार्ट को हाईलाइट कर दिया जो कि हमें चाहिए था, जिसके अंदर हमारा टाइटल है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और नीचे आऊँगा तो देखिए अभी भी इसने वही चीज़ हाइड की हुई है, तो मैं एक स्टेप और नीचे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर डिव है, हम इस डिव को क्या करेंगे, हम इस डिव को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब देखते जाइए अभी तक हमारे पास कोई भी H2 की हेडिंग का टैग हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर आया तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ टाइटल को इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो अभी भी टाइटल हाईलाइट है, इसका मतलब मैं अभी भी अपने टाइटल के ऊपर हूँ।
जब यहाँ से एक और चीज़ नीचे आया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ए टैग आ गया जिसके अंदर हमारे पास एक लिंक है। ठीक है, जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस प्रोडक्ट के पूरे पेज के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर इस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसकी लिस्टिंग की गई है, सब कुछ है। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें इसका टैक्स चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर आया, थोड़ा सा नीचे आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इसका क्या हो गया, इसका टाइटल मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसका टाइटल मिल गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, H2 की हेडिंग है, यानी इस पूरे टाइटल को इसने हेडिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ से हमने H2 उठा लिया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा था, item.h2 लिखा हुआ था, यानी कि H2 के पार्ट के अंदर हमारा क्या है, टाइटल, पूरे का पूरा टाइटल मौजूद है। तो इस H2 के अंदर हमारे पास टाइटल मौजूद है, उसके अंदर एक और टैग है जिसका जो टैग है ए नाम से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर उसे बताया, इस आइटम को बताया, इस कोड के थ्रू हमने अपने कंप्यूटर को बताया कि आइटम के अंदर, वो आइटम के टैग के अंदर क्या है, H2 की हेडिंग है, और H2 की हेडिंग के अंदर हमारे पास ए टैग जो है लगा हुआ है। तो उस ए टैग को जो है आपने लेकर आना है। ठीक है, फाइंड करना है उसे और उसको लेकर आना है। तो जैसे हमने इस चीज़ को रन किया तो आप देख सकते हैं कि ए नाम का ए टैग जो है वो सारे का सारा हमारे पास जो है वो यहाँ पर शो हो गया। तो इस ए टैग के अंदर हमारे पास जो टैग्स है, अब हमें सिर्फ वो चाहिए था, तो हमने क्या किया, tag.text.strip लिखा। तो जितने भी टैग की वैल्यू थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई, और रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसका जो है वो टाइटल शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट, अब हमारे पास इसका टाइटल आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक करूँ इस प्रोडक्ट के टाइटल के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, इसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास ये पेज शो हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला पेज शो हो, और मैं यहाँ से इसकी जो है वो वैल्यू, या फिर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, या फिर जो भी मुझे डाटा रिक्वायर्ड है वहाँ से, यहाँ से मैं वो डाटा उठा सकूँ। तो मैं बैक चला जाता हूँ ताकि ये चीज़ जो है वो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू करूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये वाला ए टैग का जो, ओके, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ए टैग था, फिर मैंने इसी का वेरिएबल का नाम भी ए टैग रखा था, क्योंकि ए टैग के अंदर हमारे पास जो लिंक है उस लिंक को जो है वो सेव किया जाता है। ठीक है, ए टैग के अंदर हमारे पास जो लिंक होता है उस लिंक को हम सेव करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो लिंक है उसका जो पाथ है वो यहाँ से शुरू होता है हमेशा HREF से। लिंक का जो वेरिएबल होता है जिसके अंदर ये पूरा लिंक सेव होता है, उसका नाम हमेशा होता है HREF, यानी ए टैग के अंदर HREF के आगे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, इसका पूरे का पूरा लिंक होगा। तो ये लिंक यहाँ से शुरू होकर तकरीबन हमारे पास यहाँ तक जो है वो सारे का सारा हमारे पास लिंक है। अब हमें इस लिंक को स्क्रैप करना है। स्क्रैप करने के बाद इसका एक पूरे का पूरा प्रॉपर एक लिंक बनाना है, और उस लिंक के ऊपर जो है वो हमने इसको चले जाना है। उस लिंक को जो है वो अपने पास सेव कर लेना है, ताकि इस लिंक को भी हमारे पास हो कि हमें जब भी ज़रूरत हो हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और उस प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं जिस प्रोडक्ट का डाटा हमने जो है वो कॉपी किया। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हमने टैक्स जो है वो टाइटल जो है वो ले लिया। तो यहाँ पे मैं एक URL लिखूँगा, URL मैंने इसका वेरिएबल बनाया है। तो ये लिंक कंप्लीट नहीं है, इसके कंप्लीट नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने लिखा एक अपनी तरफ से www.amazon.com और साथ में मैंने एक स्लैश डाल दी। ठीक है, जैसे मैंने स्लैश डाली और इसके अंदर मैंने प्लस यानी कि फॉर्मेट इस्तेमाल किया है, जिसके साथ मैंने वो
ए टैग का जो वेरिएबल था जिसके अंदर ये सारा का डाटा मौजूद है वो जो है उसे मैंने यहाँ पे लिखा और उसके साथ मैंने एक लिखा मेथड डॉट गेट का, जो कि गेट करेगा href को, उसके अंदर जो भी लिंक होगा उसको इस लिंक के आगे जो है वो पेस्ट कर देगा। अब देखिए मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो इस URL के अंदर अब मुझे उस प्रोडक्ट का सारा लिंक जो है, पूरे का पूरा लिंक जो है वो मिल जाना चाहिए। अब मैं इस URL को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, इस URL का पूरा जो है वो लिंक आ चुका है अब मेरे पास। तो मैं इस लिंक को जो है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर ले जाकर इस लिंक को जो है वो पेस्ट करके इसको रन करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। हमारे पास एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आएगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आ गई जिसके ऊपर हम जिसका हम डाटा जो है वो स्क्रैप कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है। चलें, अब हमारे पास लिंक भी आ गया। ठीक है, अब इसकी मुझे क्या चाहिए, इसकी मुझे चाहिए प्राइस। ठीक है, इसकी मुझे क्या चाहिए, इसकी मुझे चाहिए प्राइस। हम इस कोड को रन करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या प्राइस जो है वो आ रही है। ठीक हो गया। ये देखिए जैसे हमने इस चीज़ को रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये टैग आ गया और इसके टैग के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रही है, प्राइस आ रही है 229। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ रही है 229.99। इसकी प्राइस हमारे पास आ रही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो इसकी प्राइस क्या है, 229 इसकी ये प्राइस है। ठीक है, तो इस प्राइस को हम क्या करेंगे, इस प्राइस को जैसे हम टैक्स के अंदर बदलेंगे तो हमारे पास इस सेल को रन करेंगे और इस प्राइस को जो है वो हम बदल लेंगे टैक्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वही प्राइस आ गई है जो हमें चाहिए थी। अब ये प्राइस हमें मिली कहाँ से, हम वो ही मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए तो हम फाइंड ऑल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे फाइंड आइटम। आइटम के अंदर हमारे पास सारे का वो टैग मौजूद हैं, जिस टैग से आइटम के अंदर उस प्रोडक्ट का पूरा डाटा मौजूद है जहाँ से हमने ये डाटा जो है, या जहाँ से हमने अपने मर्ज़ी का डाटा जो है वो स्क्रैप करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर ओके, तो इस चीज़ को हम फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ तक तो आपको पता होगा आइटम के अंदर सारे का सारा डाटा मौजूद है उस प्रोडक्ट का, टैग्स में, यानी कि एक ऐसा डाटा मौजूद है जिसे हम पढ़ नहीं सकते, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे टैग्स भी मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ से हम फाइंड करने वाले हैं अपनी प्राइस को, यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस को फाइंड करने वाले हैं। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, आइटम डॉट फाइंड लिखेंगे। ठीक है, अब स्पैन टैग है वहाँ पर और उसके बाद ए प्राइस नाम का टैग होगा, उसे हम यूज़ करते हुए अपना जो डाटा है उसको फाइंड करेंगे। अब चलते हैं हम फिर यहाँ पर, क्योंकि हमें अपने जितने भी सवाल है, जितने भी एड्रेस हैं, उनके सब के जवाब, उन सब के एड्रेसेस यहीं से मिलेंगे। हम चले जाएंगे इंस्पेक्ट के ऊपर, हम इंस्पेक्ट के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जब भी आप डाटा स्क्रैप करेंगे आपको सारे का सारा एक एक चीज़ का एड्रेस जो है वो आपको देना पड़ेगा। अब मैं डिव को ओपन नहीं करूँगा, जैसे मैंने पिछली बार डिव को ओपन किया था वैसे ओपन नहीं करूँगा। मैं सीधा जाऊँगा इस प्राइस के ऊपर और प्राइस के ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ से एक प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टैग है स्पैन नाम का और यहाँ पर उस टैग के अंदर हमारी जो है वो प्राइस मौजूद है। ठीक है, प्राइस का डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक, अब स्पैन नाम के बहुत सारे टैग है, ये भी स्पैन है, ये भी स्पैन है, उसके बाद ये भी स्पैन है, उसके बाद इसके बाहर भी स्पैन का टैग होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था बाहर भी और भी बहुत सारे स्पैन के टैग होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने स्पेसिफिक एक स्पैन को ही फाइंड करना है।
यानी कि ये देखें, अगर हम यहाँ पर स्पैन लिखें, हमने टैग लिखा स्पैन, वो सबसे पहले जो सिर्फ टैग मिलेगा स्पैन का वो उसको स्क्रैप कर लेगा। लेकिन हमें उसे स्क्रैप नहीं करना, हमें एग्जैक्टली यही वाला डाटा जो है, यही वाला ब्लॉक जो है उसको फाइंड करना है वहाँ से। तो आप स्पैन लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है ए प्राइस की। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लास है ए प्राइस की। तो हम यहाँ पर आएंगे अपने डाटे के ऊपर, यहाँ पे लिख देंगे स्पैन नाम का टैग है, उसके बाद उसकी क्लास की वैल्यू जो है वो है हमारे पास ए प्राइस। हम ये चीज़ लिखेंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ये सिर्फ उसी ब्लॉक को जो है वो टारगेट करेगा जिसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। तो हमने इसको रन किया और प्राइस को मैंने आपको रन करके दिखाया। देखिए इसने सेम वही ब्लॉक जो है वो उठा लिया जिसके अंदर हमारे पास जो था वो प्राइस का डाटा मौजूद था। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस का डाटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके साथ भी प्राइस के डाटे के साथ भी हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले मैं इस टैक्स के टैग को जो है वो हटा लेता हूँ यहाँ से और इसको फिर रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस चीज़ को रन किया और ठीक है, इस चीज़ को रन किया तो हमारे पास ये चीज़ आई। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे प्राइस चाहिए। अब ये देखिए ये भी प्राइस एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं सिर्फ टैक्स लिखूँगा तो ये अनवांटेड वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी। ठीक है, अब इस स्पैन के अंदर भी एक टैग है जिसका नाम है हमारे पास स्पैन। यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं और अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला पूरा ब्लॉक जो है इसने मुझे ला कर दिया। ठीक है, ला के देने के बाद लेकिन मुझे सारा ब्लॉक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। इसके अंदर भी एक स्पैन है और उसकी क्लास का नाम भी हमारे पास यहाँ पर है जो लिखा हुआ है ए ऑफ स्क्रीन। ठीक है, ये इस क्लास का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये वाला स्पैन चाहिए ताकि मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो मिल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने तो मैं यहाँ पर आकर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्पैन। मुझे एक टैग चाहिए जिसका नाम है स्पैन और उसकी क्लास हो हमारे पास ये ऑफ स्क्रीन। ठीक है ना, ए ऑफ स्क्रीन। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे मैंने प्राइस को भी रन किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो मैं इस टैक्स को जो है इस वैल्यू को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ और इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी तब भी आपका टैक्स ठीक होगा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तब भी आपका टैक्स ठीक होगा, लेकिन आपको फिर से इसे किसी और वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव करना पड़ेगा। देखिए आपकी वैल्यू आ गई, लेकिन ये सिर्फ रन टाइम वैल्यू आपको देगा। ठीक है, प्राइस के अंदर अभी भी वही चीज़ मौजूद है क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया और आप इस वैल्यू को किसी को भी असाइन नहीं कर रहे। तो मैं इस टैक्स को जो है अपना कोड को थोड़ा सा और छोटा करने के लिए क्या करने वाला हूँ, इस टैक्स को यहाँ से हटाकर यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ से आप देखेंगे मेरे पास सारी की सारी प्राइस आ गई। मुझे एक और अज़ाफ़ी वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मेरे पास टाइटल आ गया, मेरे पास इसका लिंक आ गया, मेरे पास इसकी प्राइस आ गई। अब मुझे क्या चाहिए थे, मुझे इसकी रेटिंग चाहिए। अब मुझे इसकी रेटिंग चाहिए तो मैं चला जाऊँगा फिर से इसी चीज़ के ऊपर। अब इसकी रेटिंग कहाँ है, इसकी रेटिंग है यहाँ पर। मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, इसकी रेटिंग के ऊपर आकर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल गई, इसकी क्या रेटिंग मिल गई मुझे। ठीक है, रेटिंग क्या है, स्पैन है, उसकी क्लास ये है जिसके अंदर हमारे पास इसकी रेटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे तो स्पैन है, इसकी क्लास है, क्लास की वैल्यू है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करूँगा तो हमारे पास क्या है, इसकी जो हमारे पास रिव्यू काउंट है, इसकी रेटिंग जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। ओके, तो आपने देखा कैसे हमने जो डाटा है इंटरनेट से स्क्रैप किया। अब वो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा स्क्रैप किया था ताकि वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पूरे पेज की जितनी प्रोडक्ट हैं, यानी हमारे एक पेज के ऊपर 20 प्रोडक्ट थी, वो 20 की 20 प्रोडक्ट का डाटा एक ही बार में उठा कर लाएँ हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया उस सारे काम को उठाकर हम इस फंक्शन के अंदर जो है वो रैप कर देते हैं। तो जल्दी से मैं आपको ये इस फंक्शन के बारे में बता दूंगा। ठीक है, डिफाइन DF लिखा जो कि कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए।
तो हम यहाँ पर जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डाटा को जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसका नाम भी क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड, क्योंकि वो रिकॉर्ड को हम यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करेंगे इंटरनेट से, ठीक है। रिटर्न एज सिंगल रिकॉर्ड। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये इसका कमेंट्स है, आप कमेंट पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। तो सबसे पहले हमने जो टैग इस्तेमाल किया था, यानी इसकी जो डिस्क्रिप्शन थी या फिर इसका जो टाइटल था वो हमने फाइंड किया। तो वो पूरे का पूरा मेथड उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मैंने आपको बताया है ये कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका यूआरएल, जो हमने यहाँ पर यूआरएल फाइंड किया था, ठीक है, तो उस यूआरएल के कोड को मैंने यहाँ पर डाल दिया इसके बाद, क्योंकि हमें इसका यूआरएल भी चाहिए। फिर मैंने एक ट्राई फंक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने एक ट्राई का फंक्शन लगाया है कि अगर हमें इसकी प्राइस मिलती है, ठीक है, तो वो इस प्राइस को जो है, यहाँ पर मैंने एक ट्राई का फंक्शन लिखा है, ठीक है, कि अगर हमें इसकी प्राइस मिलती है तो वो इस प्राइस को सेव कर ले प्राइस फंक्शन के अंदर, और इसका अगला जो है वो पोर्शन जो है वो रन करे। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का एरर है, यानी एट्रीब्यूट एरर है, या फिर हमें प्राइस नहीं मिलती इसकी, तो वो एक्सेप्ट करे और इसको रिटर्न कर दें, यानी इस फंक्शन को जो है वो ख़त्म कर दें। उसके बाद हम इसके रैंक और रेटिंग को फाइंड करने वाले हैं। तो सेम जैसे हमने वहाँ से इसकी रेटिंग को फाइंड किया था, हम वहाँ से इसकी रेटिंग को फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम रिव्यू काउंट के अंदर जो है वो सेव कर देंगे। अगर हमें इसकी रेटिंग भी नहीं मिलती तब हम करेंगे एक्सेप्ट करेंगे इसका, और एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रेटिंग को भी नल कर देंगे, उसके रिव्यू काउंट को भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पर हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सेव करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग, रिव्यू काउंट, और एंड पर हमारे पास क्या होगा, यूआरएल होगा। और ये सारी की सारी एक टप्पल के शक्ल में हमारे पास एक इस रिज़ल्ट के अंदर चले जाएंगे, और रिज़ल्ट के अंदर ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न में इस सारी डिस्क्रिप्शन को जो है वो प्रोवाइड कर देगा वापस। तो हम इस चीज़ को जो है वो रन कर देते हैं, यानी इस सेल को जो है वो रन कर देते हैं। अगर किसी भी किस्म का एरर हुआ तो वो हमें ज़रूर पता चलेगा। ओके, ये सक्सेसफुली रन हो गया है। आगे आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर। अब देखिए, मुझे अपने सारे रिकॉर्ड को जो है वो सेव करने के लिए एक लिस्ट भी तो चाहिए, यानी एक टाइम पर वो हमें एक प्रोडक्ट का जो है वो डाटा ला के देगा। तो उससे सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट को इस्तेमाल किया है, और रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है। उसमें अभी के लिए मैंने एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो रख दी है, ठीक है। अब रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सॉल्व डॉट फाइंड ऑल, तो वही चीज़ थी, मैंने सारे के सारी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे फाइंड किया है, और फाइंड करने के बाद उनकी काउंट को मैंने कहाँ पर रख दिया है, रिज़ल्ट के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक लूप चलाई है, फॉर लूप का इस्तेमाल किया है रिज़ल्ट के अंदर से। रिज़ल्ट के अंदर जब 20 प्रोडक्ट का डाटा चला जाएगा तो उसके अंदर से एक प्रोडक्ट का डाटा जो है वो उठकर इस आइटम में चला जाएगा, और आइटम के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और वो सारा डाटा मैं किसको दे दूँगा, ऊपर वाले फंक्शन को जो मैंने यहाँ पर रन किया है, इस फंक्शन को वो सारा डाटा दे दूँगा, ताकि वो मुझे सारे का सारा डाटा जो है वो उन प्रोडक्ट्स में से निकाल कर वापस करे, यानी उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, या उसकी प्राइस, या फिर उसका रेटिंग जो है वो सारी निकाल कर मेरे पास जो है इस रिकॉर्ड के अंदर सेव कर दें, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लगाया है, उसके बाद मैंने लिखा है इफ़ रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड के अंदर किसी भी किस्म का डाटा आता है तो ये इस रिकॉर्ड को अपेंड कर दे, इस रिकॉर्ड्स में जो मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी, उस लिस्ट के अंदर क्या कर दे, उस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दे, ठीक हो गया। जैसे ही उस लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा तो इसके अंदर ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस रिज़ल्ट की लेंथ होगी, यानी जितनी इसके अंदर प्रोडक्ट होगी, ये जो लूप है ये उतनी बार तक चलेगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड के अंदर इसने डाटा को स्क्रैप किया, और स्क्रैप करके
इस लिस्ट के अंदर जो है वो सेव कर दिया। अब मैं आपको इस लिस्ट में से सबसे पहली प्रोडक्ट जो है उसको शो करता हूँ। तो जैसे मैंने शो किया, आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या है, समथिंग की जो है वो एलसीडी है जिसका साइज़ क्या है 34 इंच है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं रहा। इसका टाइटल क्या है हमारे पास, ये है। ठीक हो गया, सेम है टाइटल, आप देख सकते हैं सेम है। ओके, तो इसकी प्राइस चेक कर ले, 229 है, तो इसकी प्राइस क्या है, $229 है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, 4.3 है आउट ऑफ 5 स्टार्स। ठीक है, 4.3 रेटिंग है आउट ऑफ 5 स्टार। तो हम इसकी जाके रेटिंग भी जो है वो चेक कर लेंगे। ओके, तो इसकी रेटिंग क्या है, 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ भी हमारे पास आ गई है, इसका प्राइस भी आ गई है, इसका लिंक भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि इसने क्या किया, इसने हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड जो उस प्रोडक्ट का हमें चाहिए था, इसने उसे स्क्रैप किया और हमारे पास यहाँ पर जो है एक वेरिएबल के अंदर, एक लिस्ट के अंदर जो है वो सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में से जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस, उनकी जो प्राइसेस हैं वो सारे के सारे मुझे मिल जाए। तो कि हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है, यानी जितने भी प्रोडक्ट का डाटा हमारे पास आया है, उन सब की जो प्राइस है वो मुझे मालूम चल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर लूप चलाऊँगा। फॉर लूप के अंदर मैंने फॉर लूप का जो कीवर्ड है वो लिखा है, एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, इन रिकॉर्ड्स। इन भी इसका एक फंक्शन है कि रिकॉर्ड में से जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितनी प्रोडक्ट का डाटा है वो एक एक उठ कर आएगा आई में, और आई में आने के बाद हम उसकी जो सेकंड वैल्यू है प्राइस वाली, उसको जो है वो प्रिंट करेंगे। और इसी तरह से चलते चलते सारी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जितनी भी प्राइस है वो यहाँ पर रन हो गई है। ठीक है, हम इसकी फ़र्स्ट प्राइस तो चेक कर चुके हैं, हम इसकी सेकंड प्राइस चेक करते हैं यहाँ पर कि ये प्राइस ठीक भी है या गलत है। तो आप देख सकते हैं 249 है, 79 है। अब सेकंड इसकी ये जो प्रोडक्ट है इसका है 312, हम इसे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसकी जो तीसरी प्रोडक्ट है 312, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, यानी इसने जितनी भी प्रोडक्ट थी इस पेज के ऊपर, उस सब का डाटा जो है उसने अपने पास सेव कर लिया है, इसको स्क्रैप कर लिया है। और यही मेथड था स्क्रैपिंग का। और आप इसी मेथड के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट से ऊपर अपना डाटा जो है वो स्क्रैप कर सकते हैं। यानी जितना आपको डाटा चाहिए वो सारे का सारा आप डाटा जो है वो आप वहाँ से स्क्रैप कर सकते हैं, यानी अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं।